गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और काफ़ी दिन हो गए भाई, मैंने अपने ये दूसरे चैनल पे वीडियोस नहीं डाली है। वैसे मेरे पहले चैनल पे कंसिस्टेंटली वीडियोस आ रही है। अगर आपको नहीं पता है मेरा पहला चैनल कौन सा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर लो, पता चल जाएगा। एंड उस दिन जो प्रॉब्लम हुआ था बाइक के साथ, मैंने अपने पहले चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाल के रखी है, इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे रिजॉल्व किया था। लेकिन अभी मैं 10 दिन बाद वापस गाड़ी चला रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम जैसा था वैसा वापस आ गया है। सो नाउ आई विल हैव टू चेंज द गियर पोजीशन सेंसर। शोरूम में मैं इंक्वायरी करके पूछ लेता हूँ, क्योंकि उस वीडियो में भाई प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया था, आपके सामने लाइव प्रूफ है। अभी मैं क्या करता हूँ, शोरूम में इंक्वायरी करता हूँ सेंसर की, उनको ऑर्डर देने के लिए बोल देता हूँ, देखता हूँ कितना टाइम लगेगा सेंसर आने के लिए। जब सेंसर आ जाएगा तब बाइक अपन मुंबई लेके चले जाएंगे और सेंसर चेंज करवा लेंगे। सो ये डाउट क्लियर होगा, नहीं तो भाई लोग वीडियो में चालू हो जाते हैं, ये चेक लाइट लग रहा है भाई, सारे एरर कोड आ रहे हैं। गियर पोजीशन सेंसर का एरर है, दूसरा कोई एरर नहीं है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, जो कि है भाई कि हमें ZX 10R अफोर्ड करने के लिए कितनी सैलरी चाहिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स। काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई अगर हमें ZX 10R खरीदनी है तो हमें हर महीना कितना पैसा कमाना होगा। ठीक है, तो चलो आज उस बारे में बात करते हैं। वैसे रास्ता काफ़ी ख़राब है यार, मैंने दूसरा ही रोड ले लिया, मेरे को लेफ़्ट जाना था लेकिन मैं सीधा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही शोरूम में कॉल किया था, मैंने बाइक की ऑन रोड प्राइस पूछी तो उन्होंने बताया कि भाई ZX 10R की प्राइस रिसेंटली बढ़ गई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट MH पासिंग, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट MH रजिस्ट्रेशन ऑन रोड प्राइस। अगर आप दूसरे स्टेट से देख रहे हो वीडियो, आपके लिए प्राइसिंग थोड़ी सी अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द रोड टैक्सेस इन योर स्टेट। महाराष्ट्र में भाई बहुत ज़्यादा रोड टैक्स है, तो मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं आपको वही प्राइसिंग बता देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई बीच में ZX 10R 22.5 लाख की हो गई थी, अभी क्या हुआ है, उन्होंने बोला कि अभी उन्होंने वापस एक शोरूम प्राइस कम कर दी है, तो अभी आपको ऑन रोड 21.5 लाख तक बाइक जाएगी। मतलब जिस बाइक को हम 20 लाख में बोल रहे थे भाई, अभी 1.5 लाख रुपए बढ़ गया वो बाइक पे। ठीक है, स्टॉक बाइक पे। तो मतलब इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ती रहती है भाई 5 महीने 6 महीने, क्योंकि साल में 2 बार प्राइसिंग रिवाइज होती है, जितना मेरे को पता है। जब मैं वर्सेस 1000 लेने जा रहा था तो मैंने 31 जुलाई को बाइक की डिलीवरी ली थी, क्योंकि 1 अगस्त को प्राइस बढ़ने वाले थे, तो मैंने 31 को ही बाइक ले ली ताकि मेरे को थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल गया और बाइक भी मिल गई, है ना। सो अगर आपको ZX 10R लेनी है तो कितना पैसा कमाना पड़ेगा, ये टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं। उससे पहले मैंने EMI कैलकुलेटर से लोन अमाउंट वगैरह कितना है वो निकाला है, आपको एक बार वो दिखा देता हूँ तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा मैं वीडियो में जो भी बोलने वाला हूँ आगे उस रिलेटेड। बाइक देख रहे हो, बहुत से लोग बोलते हैं भाई आप हमें वीडियो में बाइक भी दिखाते जाओ, सिर्फ कॉकपिट का ही व्यू क्यों देते हो आप। तो भाई देखो बाइक ऐसे लगती है, कितनी बढ़िया लगती है ना। सो भाई ये देखो, ये वो PDF है, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोनों PDF का, आप वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। सो ये है 20 लाख का लोन, क्योंकि अभी 21.5 लाख प्राइस हो गई है, तो 1.5 लाख आप डाउन पेमेंट करोगे तो 20 लाख का आप लोन लेने वाले हो। इंटरेस्ट रेट मैंने 9% पकड़ा है, डिपेंडिंग कौन सी बैंक है उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा। किसी को 8 भी मिल सकता है, किसी को 10 भी मिल सकता है, किसी को 11 भी मिल सकता है। मैंने एवरेज 9 पकड़ा है, 9% इंटरेस्ट रेट। और जो 10 ईयर पकड़ा है वो खाली 3 सालों का ही पकड़ा है। तो 3 सालों में आपका जो मंथली EMI है वो है 63,599 रुपीज़। आप 3 सालों बाद टोटल इंटरेस्ट भरने वाले हो 2,89,581 रुपीज़। सो मतलब 20 लाख लोन अमाउंट पे आपने कितना पे किया 3 सालों बाद, 22,89,581 रुपीज़। यहाँ पे नीचे पूरा ब्रेकडाउन भी है, 2024 में कितना पे करना पड़ेगा, 2025 में कितना पे करना पड़ेगा। ये सारी PDF मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डाउनलोड करके देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ पे आप अपने रेट्स डाल के भी चेक कर सकते हो, वेबसाइट का भी मैं लिंक दे दूंगा, लोन कितना करना है, कितने साल का करना है। सो अगर हम 3 साल का लोन अज्यूम करते हैं 63,599, चलो 64,000 राउंड फिगर पकड़ लेते हैं। ठीक है, और ये भी फिगर ध्यान में रखो 2,89,581, इसका बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब राउंड फिगर 64,000 का EMI आएगा, मंथली इंस्टॉलमेंट आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, सो अगर आपको 64,000 रुपीज़ खाली बाइक का EMI भरना है भाई, तो महीने का कमाना कितना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लगेगा 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट जो करना होगा, और वो मैं आज के डेट का बोल रहा हूँ। अगले साल बाइक की प्राइसिंग बढ़ेगी,
कि आप जब बाइक लेने वाले हो तब आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक ओवरऑल अंदाज़ा दे देता हूँ कि कितना पैसा लगेगा। सो 64,000 इज़ योर मंथली EMI। तो मतलब आपके 64,000 रुपीज़ खाली एक EMI में जाने वाले हैं बाइक के, जो कि आप अफोर्ड करने वाले हो। इसमें मेंटेनेंस की बात भी नहीं आ रही, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम यू आर समवन हु इज़ अर्निंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। आपका पैकेज है 12 लाख रुपए का, एंड आफ्टर टैक्सेस, आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर टैक्सेस। बिफोर टैक्स अगर ये रहेगा 1 लाख, तो भाई टैक्स लगने के बाद सैलरी कम हो जाएगी। तो दिस इज़ कंसिडरिंग आफ्टर टैक्सेस, ठीक है। सो टैक्स कट होने के बाद आपके अकाउंट में महीने का 1 लाख रुपए आ रहा है। सो अगर उसमें से 64,000 रुपीज़ खाली EMI भरने के लिए जाएगा, तो बाइक को आप चलाओगे कब भाई? उसमें पेट्रोल कब डालोगे, कब मेंटेन करोगे, घर के खर्चे कब निकालोगे? तो मतलब 1 साल की सैलरी में काम होने वाला नहीं है, बिकॉज यू आर पेइंग मोर देन 60% ऑफ योर इनकम इन जस्ट द EMI बाइक की, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम योर सैलरी इज़ 2 लाख रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। अभी 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, मतलब साल का आपको 24 लाख रुपए मिल रहा है आफ्टर टैक्सेस, ठीक है। सो अगर आप साल के 24 लाख रुपए कमाते हो तो बाइक अफोर्ड कर पाओगे? लेट्स डू द ब्रेक डाउन। सो मैं ब्रेक डाउन कैसे करता हूँ चीज़ों का? आई अप्लाई द 50-30-10-10 रूल, या फिर यू कैन कंसिडर 50-30-20। 50% ऑफ योर मंथली पेमेंट विल गो इन योर एक्सपेंसेस। खाना पीना, बीवी रहेगी, बीवी के खर्चे, बच्चा रहेगा, बच्चे का खर्चा, ठीक है, पेरेंट्स रहेंगे, पेरेंट्स का खर्चा, मेडिकल, हेल्थ केयर, सब कुछ वो 50% आपका उसमें होना चाहिए एक्सपेंसेस में, राइट। 30% विल गो इन योर EMI, राइट। EMIs में चला जाएगा जो आपको चाहिए। बाइक का EMI है, बाइक का हो सकता है, कार का हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। जितने EMIs रहेंगे आप उसको 30% कैटेगरी में डाल दो, ठीक है। तो आप उसको डेट कंसिडर कर लो। डेट कंसिडर करके चलो कि महीने का मेरा 30% का पेमेंट मेरे डेट पे करने में जाएगा, एंड रिमेनिंग 20% विल बी योर इन्वेस्टमेंट। मैंने पहले 10-10 इसीलिए बोला कि पहले आप 10% अमाउंट पे करोगे इमरजेंसी फंड्स में, जो कि आपको लगने वाले हैं, और बाकी का जो 10% है वो पे करोगे आप इन्वेस्टमेंट्स में। फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में पैसा डालना चाहते हो, तो अगर आप 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो तो अप्लाई करो 50-30-20 रूल। तो 50% अमाउंट एक्सपेंसेस में जाएगा, मतलब 50% 2 लाख का होता है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए में आपका खाना पीना, बच्चे बीवी, जितना भी सब कुछ रहेगा फैमिली का, सब कुछ हो जाना चाहिए। सारे एक्सपेंसेस पकड़ रहा हूँ घर के, ठीक है। गाड़ी का पेट्रोल विट्रोल सब उसमें डाल दो, ठीक है, 50% में 1 लाख रुपए के अंदर। उसके बाद 30% जो बचता है दैट विल बी योर 60,000 रुपीज़, राइट। 2 लाख का 30% कितना होता है? 60,000 रुपीज़। तो 60,000 रुपीज़ आपका कहाँ पे जा रहा है? तो 60,000 रुपीज़ आपके जा रहे हैं EMIs के लिए। लेकिन आपका EMI भाई 64,000 रुपीज़ है, मतलब 2 लाख रुपए पर वाला कैलकुलेशन भी नहीं बैठेगा, बिकॉज वापस आपको सारी चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ेगी, बाकी की मेंटेनेंस वगैरह लेके। तो मतलब 2 लाख रुपए अभी नहीं होने वाला है भाई। दिस इज़ आई एम टॉकिंग फ्रॉम द सेफर साइड। आपको रिस्क लेना है, 2 लाख रुपए पेमेंट है, जाओ गाड़ी खरीद के आओ, लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल का लोन कर लो, फिर 3 साल की जगह 5 साल का कर लो। EMI कम आएगा, 44-45,000 कुछ तो भी ऐसा आएगा। लेकिन अगेन 5 सालों में आप कम से कम 4 लाख रुपीज़ इन इंटरेस्ट पे करोगे। तो मतलब जितना इंटरेस्ट जा रहा है उसमें तो बाइक का मेंटेनेंस निकल जाएगा भाई 2-3 साल का, ठीक है। सो मतलब 2 लाख रुपए पर मंथ वाली सैलरी सफिशिएंट नहीं है। नाउ लेट्स टेक द कंसिडरेशन ऑफ 3 लाख रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। मतलब कितना होता है भाई साल के एंड में? 36 लाख रुपीज़ बराबर आपका पैकेज होना चाहिए आफ्टर टैक्सेस। तो मतलब टैक्सेस भरने के बाद अगर आपका पैकेज 36 लाख रुपीज़ पर ईयर है तो बाइक आप ले सकते हो। कैसे? लेट्स कैलकुलेट। 3 लाख पर मंथ है, 1.5 लाख रुपए 50% जो होता है 1.5 लाख रुपए फैमिली एक्सपेंसेस सारी चीज़ों के लिए बाहर निकाल दो, वैकेशंस वगैरह जो भी रहेगा। 30% होता है 3 लाख का 90,000 रुपीज़। तो अगर आपका 3 साल का लोन है तो उसमें से आपका 64,000 EMI जाएगा, राइट। उसके बाद बाकी का जो बचा अमाउंट है 90,000 माइनस 64, सो 26,000 रुपीज़ आपके पास ऊपर से बचते हैं, जो कि आप इसके मेंटेनेंस में डाल सकते हो, राइट। फ्यूल कॉस्ट, पेट्रोल हर महीने आपका सेव रहेगा फ्यूल कॉस्ट में, बाइक के सर्विसिंग में आप उसको लगा सकते हो। तो बाकी का जो 20% अमाउंट बचेगा आप उसमें से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब अगर आपको ZX 10R EMI पे लेनी है तो आपको महीने का कम से कम 3 लाख रुपया कमाना पड़ेगा। सो दैट मेक्स इट लाइक 36 लाख रुपीज़ पर ईयर प्रॉफिट। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट
बिफोर टैक्स सैलरी, ठीक है। तो आपकी सैलरी जब महीने की 3 लाख रुपीज़ पर मंथ होगी तभी जाके आप ZX 10R को अफोर्ड कर पाओगे, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट अफोर्डिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाइंग, बिकॉज इसमें बस आप बाइक की EMI ईजिली भर पा रहे हो और थोड़ा सा पैसा बच रहा है जो आप बाइक के मेंटेनेंस में लगा सकते हो। बट मान के चलो एक महीना ऐसा आ गया कि टायर गए, ब्रेक पैड गए, भाई 90,000 रुपये तुरंत लग रहे हैं। मतलब आपका एक EMI से भी ज़्यादा अमाउंट, 1.5 गुना अमाउंट आपको लग रहा है बाइक के मेंटेनेंस में। सो दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई अगर आपको बाइक लेनी रहेगी, बी प्रैक्टिकल, पे इन कैश, तभी खरीदो, नहीं तो मत खरीदो भाई। एटलीस्ट आपको अगर 21.5 लाख की बाइक लेनी है ना, आपके पास 25 लाख होने चाहिए। 21.5 लाख की बाइक ले लो, ऊपर का पैसा जो बचेगा वो मेंटेनेंस में डाल दो, क्योंकि बाइक फिर 100% आपकी रहेगी। लोन में कैसा होता है भाई, लोन में जब तक आप पूरा लोन भरोगे नहीं ना, तब तक बाइक आपके नाम पे नहीं होती है भाई, तब तक वो बैंक के नाम पे, उसमें RC पे बैंक का हाइपोथिकेशन रहता है कि नहीं ये गाड़ी अभी तक आपकी नहीं है। जो फाइनेंसर है वो उस बाइक का असली मालिक है तब, क्योंकि आपने पूरा पेमेंट ही नहीं किया ना भाई। जब पूरा लोन क्लोज होगा, लोन फोरक्लोजर सर्टिफिकेट बनेगा, उसके बाद जब RC अपडेट होगी, RC पे आएगा कि भाई अभी लोन नहीं है, ये बाइक इनके नाम पे है, तब ये एसेट आपका 100% आपका हो जाएगा, आप ओन करोगे। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर व्हेनेवर बाइंग सच एक्सपेंसिव बाइक्स। बहुत से लोगों का रहता है कि भाई नहीं हमें बता दो महीने का कितना लगेगा बाइक ख़रीदने में और मेंटेन करने में। अगेन दैट डिपेंड्स। अगर आपको 36 लाख रुपए की सैलरी कोई इंडिया में दे रहा है भाई, तो आपको क्वालिफिकेशन भी वैसा ही होना चाहिए ना। आप एक डेवलपर वगैरह कोई होने चाहिए ऐसे, जहाँ से आपको इतना पेमेंट मिले। या फिर इधर यू नीड टू बी अ बिज़नेस ओनर, राइट। बिज़नेस भी डिपेंड करता है भाई, बिज़नेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आप कौन से टाइप का बिज़नेस करते हो वो भी डिपेंड करता है, राइट। आपका लोकल बिज़नेस है या ग्लोबल बिज़नेस है। चाय वाला भी बिज़नेस कर रहा है भाई, एक्सपोर्ट वाला भी बिज़नेस कर रहा है ना। ऑनलाइन जो काम कर रहा है वो भी बिज़नेस ही कर रहा है, लेकिन फ़र्क है ना भाई, डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर ये बाइक मेरे को ख़रीदनी है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज बाइक है, उसका मेंटेनेंस है, उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें हैं, आपकी फैमिली होती है, राइट। और ये जो सोशल मीडिया पे आपको लोग दिखते हैं ना बताते हुए कि कुछ नहीं भाई, सुपर बाइक लेना बहुत आसान है, ये गेम खेल लो, वो गेम खेल लो, नहीं भाई नहीं होगा। इस चक्कर में मत फंसो। इंस्टेड फोकस दैट एनर्जी ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ। आपका क्वालिफिकेशन, इधर आप ऐसा प्रोफेशन है आपका कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर लोग हैं, उनको डिग्री करनी ही पड़ेगी भाई, उनको डिग्री करनी ही पड़ेगी सर्टिफिकेशन लेने के लिए, राइट। अगर आपका गोल इंजीनियर बनना है लाइफ में, बाइक लेनी है, तो आपको इंजीनियरिंग में उस लेवल का क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगा, तब जाके आपको इतनी सैलरी मिलेगी और तब जाके आप ये बाइक अफोर्ड कर पाओगे। बहुत से लोग गलतियाँ क्या कर देते हैं पता है। अगर चलो मान के चलो ये बाइक पे मैंने 5 साल का लोन ले लिया, मेरा EMI तो कम आ रहा है 40-41,000। आप PDF चेक कर लो नीचे एग्जैक्टली फिगर कितना रहेगा। अरे भाई लेकिन 5 साल के लिए वो भरना है EMI मेरे को हर महीने, और 5 साल भरने के बाद बाइक पे मैंने इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 4 लाख के ऊपर भरा, इंटरेस्ट ही भरा होगा मैंने। तो मतलब आज मान के चलो अभी 2025 चालू हो रहा है, मैंने 1 जनवरी 2025 को गाड़ी ले ली ब्रांड न्यू लोन करके 5 साल के लिए, ठीक है। तो वो एक्चुअल में जब मैं पूरा लोन रिपे कर दूंगा 2030 में, तब एक्चुअली मैं गाड़ी ओन करूँगा 2030 में। तो मतलब मैंने 21.5 लाख की बाइक 2025 के फर्स्ट मंथ में खरीदी, 21.5 लाख की, और मेरे को कितने में पड़ी वो टोटल 2030 में। वो बाइक का जब पूरा पेमेंट हो जाएगा तब कितने में पड़ी वो, ऊपर से 4 लाख प्लस इंटरेस्ट जोड़ दो, तो मतलब 21.5 लाख के ऊपर 4 लाख जोड़ दोगे तो 25-26 लाख तक मेरे को बाइक गिरी। और 5 साल बाद आप बेचने जाओगे ना बाइक को कोई 19-20 लाख में भी नहीं खरीदेगा भाई वो बाइक, 17-18 लाख मिलेगी आपको। समझ रहे हो बात को। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है, ये एसेट है लेकिन डेप्रिशिएटिंग है, साथ में साथ ये लायबिलिटी भी है भाई, क्योंकि ये इसको आपको मेंटेन रखना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका एसेट है लेकिन डेप्रिशिएटिंग एसेट है, इसीलिए आप उसको आज के रेट में ख़रीद लो। जैसे मैंने ये बाइक 3 साल पहले ख़रीदी, ठीक है। आई परचेज दिस बाइक इन 2021। सो मैंने 2021 में जो प्राइस पे किया रहेगा ना भाई सेम बाइक आज आप 4 साल बाद खरीद रहे हो, सेम है, सब कुछ सेम है, बस ग्राफिक अलग है। मैंने शोरूम में पूछा भाई कुछ चेंज हुआ है, बोले कुछ नहीं सर सब कुछ सेम है। तो मतलब सेम बाइक का आप 4-5 सालों बाद 2-4 लाख रुपए ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हो भाई, समझ में आ रहा है।
सो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल मेकिंग सच डिसीजंस। ये ऑनलाइन लोगों के ऊपर मत जाओ भाई। माई गोल इज़ टू स्टे ऑनेस्ट विथ यू गाइज। यहाँ पे मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ सारा ऑनेस्ट रह के देने का ट्राई करता हूँ। जैसे ये एरर है बाइक में, क्यों है भाई, क्यों आया, आपको वीडियो में दिख जाएगा क्यों आया क्यों नहीं आया, राइट। यहाँ पे कोई स्कैम नहीं चल रहा है, मेरे को आपको कुछ बेचना नहीं है, कुछ करना नहीं है। बस जितना हो सके जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देनी है कि मेरे को कितना पैसा कमाना पड़ेगा ये लाइफस्टाइल बनाने के लिए, ये लाइफस्टाइल मेंटेन रखने के लिए। चलो मान के चलो आपकी सैलरी बहुत बढ़िया है भाई जॉब की, आपने 3 साल का लोन ले लिया बाइक में, आप हर महीने पैसे भी बचा रहे हो क्योंकि हर महीने आप बाइक तो चला नहीं रहे हो, तो हर महीने पेट्रोल का खर्चा नहीं रहेगा। लेकिन साल में 2 बार सर्विसिंग तो है ही है ना भाई बाइक की। अगर आप 3 साल बाइक को नहीं चलाते हो भाई, खड़े खड़े बाइक के टायर हार्ड हो जाते हैं, तो मतलब खर्चे बाइक में आने ही वाले। आप इसको चलाओ ना चलाओ, चलाने के ऊपर फ्यूल एक्सपेंस बढ़ेगा, ना चलाने के ऊपर बाकी सारी चीज़ों का एक्सपेंस बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज दिस इज़ अ लायबिलिटी, डेप्रिशिएटिंग एसेट विद अ लायबिलिटी। आपने इसको आज शोरूम में, मान के चलो मैं शोरूम गया, 21.5 लाख कैश दे दी, बाइक खरीद ली, मेरे नाम पे हो गई, मैंने इसको 1 किलोमीटर भी नहीं चलाया, बस शोरूम नाम पे ट्रांसफ़र होने के बाद शोरूम से नीचे उतरा, उसी वक्त गाड़ी की वैल्यू 1 लाख कम हो जाती है भाई। ये समझ लो आप। बहुत से लोगों को ये चीज़ पता नहीं है। बहुत से लोग बोलेंगे भाई कैसा हुआ, 1 भी किलोमीटर नहीं चली और बाइक की कीमत 1 लाख रुपए कैसे कम हो गई। अरे भाई बाइक नाम पे ट्रांसफ़र हो गई ना। जिस दिन ये बाइक आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई, अगला बंदा अगर आप इसको बेचने जाओगे बोलोगे नहीं रे भाई ब्रांड न्यू बाइक है शोरूम से, अरे लेकिन आरसी पे तो नंबर ऑफ ओनर 1 है ना। वो बोलेगा भाई मैं खरीदूंगा तो मैं सेकंड ओनर हो जाऊँगा। तो सेकंड ओनर होने के बाद बाइक की वैल्यू कम हो गई ना भाई। आप बाइक चलाओ ना चलाओ, तो बेचने जाओगे तो वो कम ही हो जाता है। क्योंकि वो मेरे को खुद बताओ, अगर मेरे को कोई बोल रहा है भाई मैंने 21.5 लाख में गाड़ी ले ली है शोरूम से, तो एक काम कर मेरे को 21.5 दे दे और ले ले, बाइक मेरे नाम पे ट्रांसफ़र है, पहला ओनर में हूँ। मैं बोलूँगा भाई फिर मेरे को सेकंड ओनर बनने के लिए पूरा पैसा क्यों भरूँ मैं। एटलीस्ट मेरे को 1 लाख कम में दे रहा है तो मान सकता हूँ, या फिर 1.5-2 लाख कम में दे रहा है तो मान सकता हूँ पैसे बचाने के लिए, क्योंकि ब्रांड न्यू बाइक है, खाली ओनर दूसरा आ रहा है। बट ओनर चेंज होते हैं तो बाइक की वैल्यूज़ कम हो जाती है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। और ये बातें मैं यहाँ पे इसलिए बताता हूँ कि भाई लोगों को लगता है भाई सुपर बाइक लेना बहुत ईजी है। ईजी नहीं है भाई, लेना ईजी हो सकता है, मेंटेन करने में हालत ख़राब हो जाती है। किसी के पास अगर सेकेंड हैंड सुपर बाइक रहेगी ना, उसको पूछो ज़रा, मेरी तो ब्रांड न्यू बाइक है सारी, तो इसलिए मेरे को टेंशन नहीं है क्योंकि मेरा मेन खर्चा कुछ निकलता नहीं है। लेकिन जो लोग आधे कीमत में बाइक्स ले लेते हैं ना, मेरा प्री ओन्ड सुपर बाइक का वीडियो जाके चेक करो, आधे कीमत में बाइक्स मिलती है ना आपको 5 साल बाद। इतनी थकी हुई बाइक्स रहती है भाई, आप उनको मेंटेन करते करते ना अमीर से गरीब बन जाओगे। सो यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। पर्सपेक्टिव ध्यान में रखो, कितना कमाना है कितना नहीं है। मेरा ऑनेस्ट एडवाइस हमेशा यही रहेगी कि भाई अगर आप लग्जरी एसेट्स ले रहे हो ना, आप कैश में ख़रीदो भाई। अगर आपके पास इनकम का प्रूफ है, वो मनी कहाँ से आ रहा है, बाई इट इन कैश, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है भाई। बहुत से लोग हैं ना ये सारी चीज़ें देने के लिए ना मतलब घंटा करते कि यार क्यों मैं 20 लाख रुपए बाइक में डालूँ ना, मैं 3 साल में भर सकता हूँ धीरे धीरे करके। अरे भाई 3 साल में बाइक की प्राइस कितनी कम हो जाएगी और 3 साल में तुम इंटरेस्ट कितना भरोगे। उस इंटरेस्ट की कीमत में आपका एग्जॉस्ट, एक्सेसरीज़, 5-6 महीने की फ्यूल कॉस्ट ऐसे ही निकल जाएगी ना। सो थिंक ऑन दैट पर्सपेक्टिव। और आप हक से कह सकते हो भाई कि ये गाड़ी मैं ओन करता हूँ, ठीक है। मेरे को कल किसी बैंक का कॉल नहीं आएगा भाई कि आपने EMI मिस किया है, आना ही नहीं चाहिए। मैंने लोन लिया कहाँ पे, समझ में आ रही है बातें। सो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचो। जिनको चाहिए होता है कि भाई नहीं हम अगर जॉब ही करने वाले हैं तो हमको कमाना कितना पड़ेगा, 3 लाख रुपए पकड़ के चलो, आपके हिसाब से रहेगा भाई। देखो चीज़ें बदल सकती है, आप कौन से स्टेट से हो, दिल्ली से रहोगे बाइक की प्राइस कम हो जाएगी, EMI कम हो जाएगा। बट टू बी ऑन अ सेफर साइड, आपका बाइक का EMI और मेंटेनेंस आपके इनकम से 30% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि 50% आप एक्सपेंसेस में डालने वाले हो, सारा पैसा घर के फैमिली के एक्सपेंसेस में, 30% आपका इंटरेस्ट में जाएगा और 20% आपका जो पैसा रहेगा बचा हुआ वो आपके इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा, जिससे आप 10% अमाउंट इमरजेंसी फ़ंड्स के लिए रख सकते हो। इमरजेंसी फ़ंड्स आपको पता है ना, कभी भी काम में आ सकते हैं भाई, कभी भी लग सकते हैं, आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए इमरजेंसी फ़ंड्स होते हैं। और बाकी के जो 10% पैसे बच जाते हैं तो वो आप म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो मैं इन्वेस्ट ऐसे करता हूँ, आई इन्वेस्ट माई 10% ऑफ द अमाउंट इन स्टॉक मार्केट में। वो पैसा भूल जाता हूँ भाई स्टॉक मार्केट में डालने के बाद। आई डोंट कीप चेकिंग कि आज कितना बढ़ा कल कितना बढ़ा, नहीं भाई, मैं 2-2 3-3 साल तक चेक नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को उन पैसों की ज़रूरत ही नहीं है।
ये 4-5 सालों में स्टॉक मार्केट कितनी बार उतरेगा, कितनी बार गिरेगा, कितनी बार ऊपर वापस चला जाएगा, वो आप हर रोज़ वो करते बैठोगे, हालत ख़राब हो जाएगी आप। अनलेस यू आर समवन हु इज़ डूइंग डे ट्रेडिंग, काफ़ी रिस्क है भाई डे ट्रेडिंग। इसलिए मैं इन्वेस्ट ऐसी कंपनीज़ में करता हूँ कि हाँ भाई मेरे को मालूम है 5 साल में ये कंपनी आगे बढ़ने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो महिंद्रा का, ऐसी गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं, मतलब अगला फ्यूचर मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैं 5 साल के लिए उसमें पैसा डाल दूँगा, बात ख़त्म। 5 साल बाद चेक करो। सो जो रिच लोग होते हैं भाई, वो स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएट करने के लिए नहीं इस्तेमाल करते, वो लोग वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए वो स्टॉक मार्केट को यूज़ करते हैं। अमीर लोग म्यूचुअल फंड चला रहे हैं, गरीब लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बात को समझो ज़रा। गहराई वाला टॉपिक है, काफ़ी लंबा डिस्कशन रहेगा इस पर, लेकिन ये मेरा चैनल नहीं है भाई, फाइनेंसेस के रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि बाकी की ऑडियंस नहीं है भाई। आधे से ज़्यादा ऑडियंस बाइक देखने के लिए आती है। तो मेरा फोकस यही रहता है कि बस बाइक ख़रीदना नहीं होता है भाई, फैमिली होती है, पर्सनल लाइफ है। जैसे मैंने अभी पिछले 10-15 दिन से गाड़ी बंद रखी है, मतलब बाइक मेरी पूरी लाइफ नहीं है, राइट, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। फैमिली होती है भाई, रिलेटिव्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, आपके बिजनेसेस मैनेज करने होते हैं। सो आप हर टाइम बाइक नहीं चलाने वाले। सो आप इन्वेस्ट कहाँ पे करने वाले हो उसके बारे में पहले देखो, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ बाइक का ही खर्चा ध्यान में रखो। गियर्स कौन लेगा भाई, फिर गियर्स क्या भगवान के भरोसे गियर्स को भी 2-3 लाख रुपए चाहिए रहेंगे ना, अच्छे क्वालिटी के गियर्स लोगे तो उसके लिए भी आपको अलग से पैसे रखने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई ये EMI VMI के चक्कर में मत पड़ो। बिल्ड स्किल्स दैट विल पे यू सच ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी कि जो आपको ये बाइक एज अ बाई प्रोडक्ट खरीद के दे दे। ये मेन प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जो लोग अमीर होते हैं भाई, ये जो उनके ये खिलौने होते हैं अमीर लोगों के लिए, ठीक है। जैसे कोई लैम्बोर्गिनी खरीद रहा है, अगर कोई इंस्टॉलमेंट भर के ले रहा है तो बात अलग है, लेकिन किसी के पास प्रॉपर्टी 1000 करोड़ की पड़ी होगी, उसके 2-4 करोड़ की गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए उसके लिए कोई बड़ी डील नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिच एंड लुकिंग रिच, काफ़ी तगड़ा वाला डिफरेंस होता है भाई इसमें। आधे से ज़्यादा लोगों को तो आजकल अमीर दिखना है, अमीर है थोड़ी वो एक्चुअली, उनको खाली दिखना है। और अमीर दिखने के लिए फिर वो क्या करेंगे, ऐसी चीज़ें खरीद लेंगे जो कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। मैंने कितने सारे ऐसे दोस्त देखे भाई मेरे कि जो चीज़ें खरीद तो लेते हैं, फिर बाद में अर्ली बेसिस पे बेचना पड़ता है, लोन फोरक्लोजर चार्जेस ये सब करना पड़ता है। क्यों झंझटों में पड़ना भाई। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को थोड़ा सा डिले कर दो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डिलेड ग्रेटिफिकेशन में बदल दो। अभी आप बोलोगे ये क्या है, तो चलो जिम का एग्जांपल देता हूँ। आज मैंने डिसाइड किया कि मेरे को जिम जाना है। एक दिन में नहीं बॉडी बनेगी भाई, मेरे को कितनी सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी। डेली वर्कआउट, राइट, प्रॉपर रेस्ट, रिकवरी, न्यूट्रिशन, प्रॉपर वर्कआउट्स, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, साइंस को समझना पड़ेगा उसके पीछे, है ना। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद जब मैं इतनी सारी चीज़ें महीनों के लिए करूँगा, फॉर 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तब आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे आपकी बॉडी में। मैं जहाँ पे जिम में जाता हूँ, मैं कितने सालों से लोगों को देख रहा हूँ भाई, अभी तक बॉडी नहीं बन रही। 3 साल से जिम में आ रहे हैं, अभी तक बॉडी नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही भाई? बिकॉज दे फोकस ऑन ईगो लिफ्टिंग, राइट। उनको उसके पीछे का साइंस ही पता नहीं, एक्सरसाइज कैसे करते हैं, डाइट न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोटीन इंटेक क्या होता है, कैलोरी सरप्लस कैलोरी डेफिसिट कब करते हैं, वही पता नहीं है। बस जिम में आना है, वेट्स उठाने हैं, बस बात ख़त्म। कैसे बनेगी? नहीं बनेगी भाई बॉडी। अगर आपको पता है कि अगर मैं ये गाड़ी ख़रीद लेता हूँ तो मेरे को कम से कम अगले 5 से 10 सालों के लिए फाइनेंशियल डिज़ास्टर में फंसने से अच्छा मैं गाड़ी ना खरीदूँ भाई। 5 साल में कुछ तो भी जॉब्स ढूंढूँ हाई सैलरी वाले, या फिर बिजनेसेस कर लूँ, या फिर कुछ स्किल सीख लूँ जिसके लिए लोग मेरे को पैसे देंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब मैं करूँगा और उनसे पेमेंट इतना ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा कि ये बाइक मेरे लिए एज अ बाई प्रोडक्ट रहेगी, राइट। हर किसी का सपना थोड़ी होता है सुपर बाइक खरीदने का। अभी मेरे को बाइक बचपन से पसंद है, इसलिए मैंने बाइक खरीद ली। हर किसी को नई बाइक खरीदनी होती है, किसी को कार खरीदनी होती है, किसी को घर खरीदना होता है। इतने लोग रहते दुनिया में भाई, हर एक की अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो सबकी पॉसिबिलिटीज़ को अगर आप ध्यान में रखते हो, तो सबकी पॉसिबिलिटीज़ को आप लेके चलोगे, तो मेरी बात से हर कोई एग्री नहीं करेगा। वो बोलेगा ऐसा थोड़ी है, पैसा कमाते मतलब बाइक लेना, ऐसा थोड़ी है। बात तो सही है ना, उनका पर्सपेक्टिव अलग है भाई, हमारा पर्सपेक्टिव अलग है। तो आपको आपके नीड के अकॉर्डिंगली चीज़ें देखनी होती है, आपको आपके नीड के अकॉर्डिंगली चीज़ें इन्वेस्ट करनी होती है, राइट। फैमिली मेम्बर प्लेज अ ह्यूज रोल इन दैट। किसी किसी के फैमिली मेम्बर्स को नहीं है भाई पसंद। जैसे मेरा दोस्त है, वो उसको गाड़ियों का बहुत शौक है, लेकिन वो इकलौता बेटा है, तो घर वाले भाई नहीं भाई इसको क्यों जाने दें हम लोग। वो रिस्क रहता है भाई। तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती है।
चीज़ों को आप एकदम कैलकुलेट करके अच्छे से स्टडी करके फिर सोचो कि आपको बाइक लेनी है नहीं लेनी है। अभी अभी चलो मैं वो एक्टिवा पे बैठा होता और आपको ये सारी चीज़ें बताता, लोग बोलेंगे क्या फालतू की बातें कर रहा है ये, ऐसा भी थोड़ी कोई होता है क्या, पहले गाड़ी खरीद ले फिर बोलना चालू कर दे। तो ये लो भाई, मैंने गाड़ी खरीद ली है, पिछले 3-4 सालों से चला रहा हूँ, अभी बातें कर रहा हूँ और एक्सपीरियंस से बातें कर रहा हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट होता है भाई कि आप सोचते कैसे हो, आपके डिसीजंस कैसे लेते हो। आपका एक डिसीजन सफिशिएंट होता है भाई आपकी लाइफ बर्बाद करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। एक गलत डिसीजन और आपकी पूरी लाइफ ट्रैक से हट जाती है। सो ऐसे डिसीजंस लेने से पहले ज़रा अच्छे से सोचो चीज़ों को, ठीक है। सोशल मीडिया पे आपको कितनी सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे क्या होता है ना, अगर मैं ये सुपर बाइक लेके चल रहा हूँ ना, लोगों को सोशल मीडिया पे दिखता है, उनको बिहाइंड द सीन्स पता ही नहीं है, समझ में आ रहा है, उनको बस बाइक दिख रही है, यार इसके पास 2-2 बाइक्स कैसे है, ये अफोर्ड कैसे कर रहा है, ये करता क्या होगा, हम लोग भी अगर सेम चीज़ करेंगे तो हम लोग भी अफोर्ड कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता है भाई, कॉपी पेस्टिंग काम नहीं आता है। कॉपी पेस्टिंग आप करने भी जाओगे ना, आप वापस मेरे को ही बोलोगे कि भाई आपने बोला था ये कर लो, हमने तो वो किया, हुआ नहीं। इसीलिए हर किसी की सक्सेस स्टोरी अलग होती है भाई, हर किसी की अपब्रिंगिंग अलग है, हर किसी का डिसीजन लेने का तरीका अलग होता है। इसलिए जो चीज़ मेरे लिए काम कर रही है वो आपके लिए काम नहीं करेगी भाई। जो चीज़ अंबानी जी के लिए काम कर रही है वो बिल गेट्स के लिए काम नहीं करेगी, समझ में आ रहा है। हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, हर एक का अलग अलग डिसीजन लेने का तरीका है, उसके हिसाब से वो बिजनेसेस बनाते हैं, उसके हिसाब से वो चलाते हैं। सो आप पहले खुद को डीपली एनालाइज करो कि भाई मेरे पास क्या है ऐसा जिससे मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ। आधे से ज़्यादा लोगों का फोकस तो यही पे रहता है, मेरे को ये खरीदना है वो खरीदना। अरे नहीं भाई, दिस इज़ अ सेकेंडरी, ठीक है। भले ही मेरा पैशन है बाइक चलाने का, अब मान के चलो मैं पैसे ही नहीं कमा पा रहा हूँ तो पैशन कहाँ गया, तेल लेने। चलो मान लो आपकी ड्रीम बाइक H2 हो और आप अभी पैसे कमा रहे हो महीने का 5,000 4,000, कब आएगी भाई H2, नहीं आ सकती, ठीक है। सो आपको पहले वो सारे डिसीजंस बदलने पड़ेंगे। और एक्चुअल में मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई अफोर्ड करने के बारे में सोच दो बाइक को। गोल्स ऐसे रखो, अगले 5 साल में कैश लेके जाऊँगा, बाइक खरीद के आ जाऊँगा। हैव सच काइंड ऑफ गोल्स। जब आप ऐसे गोल्स रखोगे ना कि नहीं भाई मेरे को ये बाइक खरीदनी है और कैश में खरीदनी है, मेरे को बैंक का चक्कर नहीं चाहिए कुछ, मैं बाइक को 100% ऑन फर्स्ट डे ओन करना चाहता हूँ, ठीक है। 3 साल का लोन करूँगा, फिर 3 साल के बाद पूरा लोन भरने के बाद बाइक आरसी से बैंक का नाम हटने के बाद फिर मैं बाइक का ओनर बन जाऊँगा। ऐसा नहीं चाहिए भाई मेरे को, राइट। क्यों लोन वोन के चक्कर में पड़ना। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये चीज़ इतनी महंगी क्यों है, आस्क योरसेल्फ हाउ कैन आई अफोर्ड इट। बहुत से लोगों का यही नज़रिया गलत है, उनको लगता है कि जॉब इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इनकम एंड दे कीप थिंकिंग इन द सिमिलर फैशन, कीप टेकिंग एक्शंस इन द सिमिलर फैशन। वही करते रहते हैं सालों तक, सेम चीज़ें रिपीट करते रहते हैं, सेम मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हैं। फिर 40 साल बाद पता चलता है कि अभी अपने पास बैंक अकाउंट में इतनी सेविंग्स हो गई है कि हम लोग कल जाके बाइक खरीद के आ सकते हैं, राइट। आई कैन गो टुमारो। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं जॉब करता हूँ, इतना पैसा सेव कर लिया भाई 40 साल के जॉब में, 40 साल नौकरी कर ली, इतना पैसा सेव कर लिया। अभी मेरे को जाना है H2R खरीदने में। H2R खरीद तो ली, लेकिन अभी पता चला है कि भाई बैक का इतना इशू है, बैक पेन इतना हो रहा है, फिज़िकल बॉडी साथ नहीं दे रही है, तो क्या मतलब, गए 1 करोड़ पानी में। हाँ, लग्जरी चीज़ें ना जब आप जवान होते हो तभी अच्छे से एंजॉय की जा सकती है, राइट। जैसे मैं अभी जवान हूँ, स्लिम हूँ, आई कैन राइड माई ZX10R वेरी इफेक्टिवली। इसी जगह पे अगर कोई 120 किलो 110 किलो वाला बंदा होता, नहीं चला पाता वो ZX10R भाई। मैंने कितने तो भी लोग देखे ऐसे। आई एम नॉट बॉडी शेमिंग हियर, आई एम जस्ट टेलिंग यू द एक्चुअल रियलिटी। इफ़ यू वांट टू बाय अ सर्टन काइंड ऑफ बाइक, यू नीड अ सर्टन काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। आपका फिजिकल फिटनेस, आपका एंड्योरेंस लेवल, काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती है भाई। मैंने कितने तो भी GS राइडर देखे, एंड्योरेंस की बात आती है ना, 5 मिनट में थक जाते हैं भाई, क्योंकि बॉडी फैट ही इतना है, खुद को ही संभाल नहीं पाते तो गाड़ी को कब संभालेंगे भाई, ऑफ रोड में जाओगे तो। सो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में भी सोचना होता है भाई। बाइक इज़ जस्ट वन पार्ट। मेरे को अगर ZX10R इफेक्टिवली चलानी है, आई हैव टू बी स्लिम, आई हैव टू स्टे स्लिम। मेरे को फिट रहना पड़ेगा भाई, मेरे को रेगुलर बॉडी के स्ट्रेचिंग वगैरह चालू रखनी पड़ेगी, रेगुलर वर्कआउट चालू रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइक का पोस्चर इतना एग्रेसिव है भाई
आप इसको ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते, स्पेशली इंडियन रोड्स में। आपको बैक पेन, नेक पेन, किधर किधर पेन चालू हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि मैं बाइक कैसे अफोर्ड करूँ, पहले ये आसपास वाली सारी लाइफस्टाइल जो है ना उसको चेंज करो, ठीक है। फिर सोचो अभी मैं सही लेवल पे हूँ बाइक खरीदने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपके कोई डाउट्स रहेंगे और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको क्या करना पता है ना, कमेंट में लिखना है। आई विल ट्राई टू थिंक ऑन दोज टॉपिक्स, आई विल ट्राई टू रिसर्च ऑन दोज टॉपिक्स एंड शेयर यू द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर आपको S1000 RR लेनी है, कैलकुलेशंस बदल जाएंगे, प्राइस बदल जाएंगी, लेकिन ये सारा बेसिक नॉलेज सेम ही रहने वाला है, ठीक है। सो आप गाड़ी जो लेना चाहते हो वो ले लो। ये सारे कैलकुलेशन जो मैंने बताया अभी, अप्लाई 50, 30, 20 एंड कीप चेकिंग कि आपके बजट में कौन सी बाइक बैठ रही है। ले लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 200 सीसी लेने के बाद कोई आपको जज नहीं करने वाला। इधर किसको किसकी पड़ी है भाई, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। बस मेरी तरफ लोग ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि महंगी गाड़ी है। गाड़ी अगर महंगी नहीं होती तो कोई कुत्ता भी नहीं देखता मेरे ऊपर, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग, क्योंकि ये मेरा बाई प्रोडक्ट है भाई। दिस इज़ नॉट माई एक्चुअल प्रोडक्ट, राइट। ये एक्चुअल प्रोडक्ट मेरा थोड़ी है, तो बाई प्रोडक्ट ही है। तो मेरे मतलब शौक है, हम बोलते हैं ना शौक बड़ी चीज़ होती है। शौक है भाई ये गाड़ी चलाना, बट उस शौक को पूरा करने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ा है भाई, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। सो आई होप यू ऑल गॉट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। ZX10R खरीदनी है, 3 लाख पर मंथ मिनिमम सैलरी, ठीक है। मैक्सिमम इसके ऊपर रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जॉब गारंटीड होना चाहिए भाई। 3 साल का लोन कर रहे हो ना, 3 साल के लिए जॉब की गारंटी ले लो। 5 साल का लोन कर रहे हो तो 5 साल के जॉब की गारंटी ले लो। उसके बाद डिसाइड करो लोन लेना है या नहीं लेना है। और ये तो खाली अफोर्ड करने की बात हुई भाई। 1 लाख वाला, 1.5 लाख वाला एग्जॉस्ट कौन लगवाएगा, बाइक में एक्सेसरीज इतनी महंगी आती है, वो कौन लगाएगा। ठीक है, सोच लो एक बार। सी यू ऑल इन अनदर मोटर ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।